नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। पहले हेमंत जी को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। एक तरफ मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, अब युद्ध नहीं महायुद्ध हो चुका है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव जीतने का अभियान, और तीसरी तरफ राहुल गांधी का आर पार वाला अंदाज। राहुल गांधी केरल में रिकॉर्ड तोड़ रैली कर रहे थे। सामने हजारों की भीड़ थी। केरल जैसे छोटे राज्य में रैली में जिस तरह लोग उमड़े थे, और वो भी दोनों व्यवस्थाएं गायब थी। न तो राज्य में सरकार है कि राज्य के संसाधन भीड़ लावे, और न केंद्र में मोदी जी जैसी सरकार। पूरे देश में कहीं भी भीड़ इकट्ठा करना हो, मोदी जी का सिस्टम लग जाता है, पूरा सिस्टम है उनके पास, सिस्टम लग जाता है। राहुल की रैली में वही लोग आते हैं जो स्वतः स्फूर्त होते हैं, या कथित रूप से जो छुटपुट संगठन के नाम पर कुछ जिंदा लोग हैं, वो जो मेहनत कर जाते हैं। बस उतना ही भीड़ आती है। लेकिन उतनी ही भीड़ अगर रिकॉर्ड तोड़ होने लगे तो आप समझिए कि राज्य में माहौल किसके पक्ष में है। इस माहौल को कोई खराब कर दे, भीतर का ही आदमी, बात अलग की है, लेकिन माहौल किसके पक्ष में है ये केरल में नजर आ रहा है राहुल के कदम रखते। लेकिन इस रैली में राहुल ने कांग्रेस की पॉलिसी, कांग्रेस का रोड मैप, कांग्रेस का प्लान केरल के लिए क्या है, उस पर जो चर्चा की, हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जनसैलाब के सामने राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है, और ये ऐलान दरअसल बीजेपी के भीतर खलबली मचाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त से ज्यादा है। क्योंकि पहली बार, इसके पहले बहुत सारी बातें हुई, कंप्रोमाइज्ड पीएम, नरेंद्र सरेंडर, ऐसी बहुत सारी बातें होती रही हैं। पहली बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बिल्कुल सीधे शब्दों में और साफ शब्दों में चेतावनी दी है। वो चेतावनी जो राहुल ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को पहले दे चुके हैं कि रिटायर हो जाओगे लेकिन ये सोचो कि बच जाओगे, तो ये गफलत मत पालो, ये खुशफहमी निकाल दो अपने दिल से और दिमाग से। रिटायर हो जाओगे तो भी हम तुमको ढूंढ कर निकालेंगे। तुमने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को जो नुकसान पहुंचाया है उसका हिसाब किताब पूरा करेंगे। वो चेतावनी मोदी के लिए पहली बार राहुल गांधी ने दी है। राहुल ने मंच से कहा, रैली में, भरी रैली में, कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कितने दूर तक भाग सकते हैं, भागें, कितने तेज भाग सकते हैं, भागें, लेकिन उनको हम पकड़ेंगे। और पकड़ेंगे ही नहीं, पूरे देश के सामने उनका चेहरा दिखाएंगे। जो चेहरा आप देख रहे हो इतने सालों से, वो चेहरा नहीं, चेहरे के पीछे चेहरा, फिल्मी गाना था ना, वो चेहरे के पीछे चेहरा जो है, वो चेहरा हम देश को दिखाएंगे। बस इतना सा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है। देश के प्रधानमंत्री के असली चेहरे को अगर पकड़कर दिखाने की बात लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है, तो इस बात की गंभीरता को समझा जाना चाहिए। मैं आपको सुनवा देता हूं राहुल गांधी ने क्या बोला, और फिर 4 क्लिप्स हैं। इसमें सिर्फ इतना नहीं है, राहुल के साथ मोदी ने क्या क्या किया है वो भी राहुल ने बताया। भाजपाई अक्सर कहते हैं ना, जमानत पर मां बेटे बाहर है। आज बेटे ने खुद बताया कि वो जमानत पर बाहर है। तुम क्या बताओगे, हम खुद बता रहे हैं। तो आज राहुल ने खुद बताया कि उनके साथ मोदी ने क्या क्या किया है। उस क्लिप पर भी आएंगे, एक एक क्लिप पर हम चर्चा करेंगे। पहला वीडियो चला दीजिए भैया। Please understand one thing. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഒരു കാര്യം ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക. No matter what happens, Congress party is going to get Mr. Narendra Modi. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നരേന്ദ്രമോദിയെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. Don't worry. He can run as long, as fast as he wants, as far as he wants. In the end, the Congress party is going to catch Narendra Modi. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എത്ര വേഗത്തിൽ വേണമെങ്കിലും
ഓടാം, എത്ര ദൂരത്ത് വേണമെങ്കിലും ഓടാം, പക്ഷെ അവസാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നരേന്ദ്രമോദിയെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. And we are going to show the entire country what the Prime Minister of India actually is. അതുമാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്, എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കും. Now I explain to you how Donald Trump controls Narendra Modi. आगे एक्सप्लेन किया है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे मोदी को कंट्रोल करते हैं. इसमें मलयालम में भी जो वो बोल रहे हैं वो मलयालम में साथ साथ अनुवाद चल रहा था. हम हटा सकते थे लेकिन जानबूझकर नहीं हटाया, क्योंकि हमारे देश की ही एक भाषा है, सम्मानित भाषा है और उसके भी दर्शक हैं. बहुत सारे केरल में हमारे चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, इसलिए हमने हटाया नहीं. पहली बात. दूसरी बात, जिस ऊर्जा से राहुल बोल रहे थे उसमें सूद ब्याज लगा करके ट्रांसलेटर जो भी थी उसका उत्साह, मतलब वो भाषा नहीं समझ में आ रही थी लेकिन ऊर्जा उसकी पूरी समझ में आ रही थी. मुझे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि नरेंद्र तो मजा ले ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा मजा तो आशीष चित्रांशी भी ले सकता है. तो उसमें मुझे मजा आ रहा था, उसकी ऊर्जा में मुझे मजा आ रहा था, जिस अंदाज में वो ट्रांसलेट करके मलयालम में और जिस जोश से रख रही थी. क्योंकि वो फील आना, कई बार ट्रांसलेट करने वाले सिर्फ शब्द अनुवाद करते हैं, लेकिन वो फील को भी अनुवाद कर रही थी, फील को भी कन्वर्ट कर रही थी मलयालम में. हेमंत भाई पास सीधा चल रहे हैं. हेमंत भाई, जितनी दूर भाग सकते हो भाग लो, जितने तेज भाग सकते हो भाग लो, पकड़ेंगे तुम्हें और दुनिया के सामने, भारत के सामने, भारतवासियों के सामने तुम्हारा सच दिखा देंगे कि तुम हो क्या. ये पहली बार ये चुनौती ज्ञानेश के लिए सुना था, मोदी के लिए पहली बार है. भाजपा में खलबली है और मचनी भी चाहिए. आशीष भाई हाँ, चलिए भाई, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी. देखिए, हर एक जो संघर्ष है, जो महाभारत है, चाहे वो सियासत का हो चाहे अदरवाइज हो, उसमें ये मोड़ आना ही होता है. ये कहते हैं ना कि पानी कहां तक आ गया है, पानी सर के ऊपर से चला गया है. और जब पानी सर के ऊपर चला जाए तो आपके पास विकल्प क्या रहता है? या तो आप छटपटाने लगो, या एक कुशल तैराक के तौर पर उसमें तैरो और सामने वाले को फिर चुनौती भी दो कि मैं इन सब व्याधियों से डरने वाला नहीं हूं. ये चीज तो देखिए 12 साल में पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल में किसी का नाम नूम नहीं लिया करता. जो लड़ाई राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिंगल हैंडेडली सिद्धांतों के आधार पर लड़ी है, वो और किसी नेता की हिम्मत नहीं हो पाई. ये बात तो सच है, कोई कुछ कहे ना कहे. उनकी तमाम चीजों से हम असहमत होते हैं, उनकी तमाम सिस्टम से हम असहमत होते हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि उस आदमी के आरएसएस के विचारधारा का विरोध, मोदी की कार्यशैली का विरोध, मोदी के कामकाज का विरोध, मोदी के फर्जीवाड़े का विरोध, जो उस व्यक्ति ने पूरी सक्रियता के साथ, मेरिट्स पे और विजन के साथ किया है. विजन में क्यों कह रहा हूं, इसमें विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो आपने छोटी सी क्लिप दिखाई है, अगर आप ये पूरा भाषण सुनेंगे ना तो फिर सारा दर्शकों को भी समझ में आएगा कि कहानी क्या थी. वो ये बता रहे थे देश को कि इस देश को बताया गया कि वो 56 इंची मजबूत पता नहीं क्या क्या और डिसाइसिव लीडर हैं पता नहीं, और जैसे ट्रंप के सामने वो कंप्रोमाइज हुए, वो पूरी कहानी बताई उन्होंने. और यहां तक भी कहा कि ट्रंप को सर कह के बोलते हैं, मे आई कम इन, और वो सारी चीजें बताई. बेसिकली आशीष भाई, एक चीज अपने को देखनी पड़ेगी शुरू से. मोदी जी कंप्लीटली हिंदुस्तान के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जो केवल मीडिया की ब्रांडिंग के जरिए यहां तक पहुंचे. केवल मीडिया की ब्रांडिंग. आरएसएस का संगठन एक चीज है, बीजेपी का संगठन एक चीज है, उद्योगपतियों का पैसा एक चीज है, लेकिन जो मोदी की लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई ना, वो क्राफ्टेड है. और क्राफ्टेड इमेज जो होती है ना, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं आशीष भाई, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है. और वो शेल्फ लाइफ आप कितना ही रोक लीजिए पोमेरियंस के जरिए, आप कितने ही लंका को डंका बताते रहिए, आप सत्यानाश को बताते रहिए कल्याण है अपना विश्व गुरु बनेंगे, हकीकत यह है कि वो फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज कभी ना कभी होती ही है. ऐसा नहीं है कि मोदी जी की फॉल्ट लाइन 2014 के बाद फॉल्ट लाइन कभी एक्सपोज नहीं हुई, हर कदम पर हुई. लेकिन उनकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो मीडिया है, जिसका काम था सरकारों को एक्सपोज करना. आज वो सरकार की बुलेट प्रूफ जैकेट बन के काम करते हैं.
मोदी जी से कुछ हो भी जाए तो भी वो उसको छुपाते हैं, चर्चा की तो बात छोड़ दीजिए। और ऐसे तमाम उदाहरण इस देश ने देखे। तो अल्टीमेटली ये लड़ाई यहीं पर पहुंचनी थी जहां आज पहुंची है। आपने बिल्कुल सही कहा, ज्ञानेश गुप्ता को इस भाषा में चुनौती दी गई थी, उससे पहले एक दो बार राजीव अग्रवाल को भी चुनौती दी गई कि रिटायर हो गए, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, जहां से भी हो गए निकाल लेंगे। अब जो मोदी जी वाली स्थिति है ना, राहुल ने तो केवल कहा है, अभी तो देश ने कुछ सहा है, कुछ सहना बाकी है। एक बार जरा ये युद्ध वाला जो मामला है जल्दी से निपट जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। ये जितने बड़े पैमाने पर नरसंहार और विध्वंस हो रहा है ये रुक जाए। इसका जो इंपैक्ट है ना आशीष भाई, ये 32 दिन का युद्ध, ये मान करके चलिएगा इसका इंपैक्ट 3.5 साल रहने वाला है। और जितना लंबा चलेगा इसका इंपैक्ट उतना ही लंबा लास्टिंग होगा। और मोदी जी के पास इसका काउंटर करने की कोई, आज तक किसी भी चीज के काउंटर करने की उन्होंने प्रयास कभी किया भी नहीं। उनका एक ही चीज होती है कि कोई इशू है ही नहीं। कहते हैं कि देश में एलपीजी की कोई समस्या नहीं और पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बांट रहे हैं। ये चीज तो ये तो मोदी ही बता सकते हैं, या भाजपा ही बता सकते हैं, या उनके कुशाग्र बुद्धि प्रवक्ता बता सकते हैं। मैं और आप तो मंद बुद्धि हैं। अगर एलपीजी पूरी है तो फिर केरोसिन क्यों बांटना चाहिए, मुझे बता दीजिए आप। लेकिन अगले तो बांट रहे हैं, खुद घोषणा कर रहे हैं, बड़े गर्व के साथ कर रहे हैं। तो ये जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट के साथ मिली भगत है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा है, चाहे वो मीडिया पर कब्जा है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे जिस तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर आपको प्लेटफॉर्म से सब कुछ हटाना पड़ेगा। आप इसको सामान्य मत मानिए। इजराइल कर रहा है, इजराइल तो युद्ध के अंदर है, तो इजराइल कर रहा होगा अपनी मिलिट्री जो भी उनको सेंसरशिप करनी है। हमारे यहाँ कौन सा युद्ध चल रहा है? यकीन मानिए आशीष भाई, हमारे यहाँ इजराइल और ईरान से बड़ा युद्ध चल रहा है। और वो युद्ध है अभिव्यक्ति पर लगाम लगाने का। इस देश को समझ में नहीं आ रहा। शुरू में क्या था कि 24 घंटे में हटाना पड़ेगा कोई कंटेंट, फिर 12 घंटे में हटाना पड़ेगा। अब हालत ये कि 1 घंटे में हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा कंटेंट हटाने की इतनी आफत है तो जो मधु किश्वार थी उसका क्यों नहीं हटवाया? हटवा देते एक बार। सुब्रमण्यम स्वामी का कोई नहीं हटता एक बार भी। और आप एक छोटा सा ट्वीट करके कोई सवाल पूछ के देख लीजिए, आपका हैंडल ब्लॉक कर दिया जाएगा, फेसबुक का पेज हटा देंगे, कोशिश करेंगे चैनल का भी काम करेंगे। ये जो लड़ाई है ना, ये केवल एक पक्षीय नहीं है। इस लड़ाई के बहुत सारे आयाम। पहला आयाम यह है कि देश की जो आज दुर्गति हो रही है, देश की जो आज बदहाली है, देश का जो आज इंटरनेशनल पटल पे आइसोलेशन है, देश का जो आज पॉलिसी पैरालिसिस है, और पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का सत्ता तंत्र का पूरा सिस्टम इस तरीके से कंप्रोमाइज्ड है कि वो किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करते। और ये ट्रेनिंग 100 साल की है। जब आप किसी समस्या को स्वीकार नहीं करोगे तो उसका सॉल्यूशन तो करने की बात सोच ही नहीं सकते ना। तो एग्जैक्टली ये वही कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इनको सॉल्यूशन किसी ने बताया, ना इसको किसी ने गवर्नेंस सिखाई, ना इनको शासन का पता है। इनको क्या पता है कि लठ लेके पूरे देश को हाँक दो, जो हाँक जाए वो अपना है, जो सवाल पूछे उसका राहुल गांधी बना दो। राहुल गांधी ने क्या कहा कि मेरी सदस्यता छीन दी, मैं जमानत पे हूं, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो, पूरी कहानी बताई। जिस बात को ये बड़ी शान से कि दोनों माँ बेटा, जो आपने जिक्र किया ना इंट्रो में, दोनों माँ बेटा जमानत पर है, तो आपकी कोशिश तो जमानत मिलने देने की थोड़ी थी, आपकी कोशिश तो कुछ और है। वो जमानत पर है, वो इसलिए है कि इस देश में एक न्यायपालिका होती थी। अब है या नहीं वो 2-4 महीने बाद पता लगेगा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, 2-4 महीने बाद न्यायपालिका की क्या सूरत होगी, मैं और आप तो आज नहीं कह सकते, हम कोई ज्योतिषी नहीं। लेकिन प्रयास है एक खास अंदाज में देश को ले जाने का, जो भी बोले उसका इलाज कर देने का। वैसी सूरत में राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं कि आप परेशान मत हो, हम हैं यहां पर, और कोशिश रहेगी कि नरेंद्र मोदी की असलियत आप लोगों को बताई जाए, उनको लाया जाएगा आपके बीच में, उनके बारे में सच्चाई बताई जाएगी। और सच्चाई ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं। दिक्कत आशीष भाई क्या है, वो जो आप बार बार एक बात करते हो ना, कि लोगों को चश्मा ऐसा लगा दिया गया है कि वो बेचारे चाह करके भी नहीं देख पाते। असली समस्या वो है कि आपने कोई चीज ढूंढी, अपनी आंखों से देख के आए, आपने आके मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे हो गया, और मैं उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूं कि आपको यकीन ये हो जाए कि आप ही गलत देख के आए। आप अपने देखे हुए पे भरोसा नहीं करते। इस देश की स्थिति वही है कि 12 साल से वो झेल रहे हैं इस सब कुछ को, और उनको यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ ये हो सकता है। पूरी न्यायपालिका को देख लीजिए,
एजेंसीज को देख लीजिए, गवर्नेंस के सिस्टम को देख लीजिए, डिलीवरी को देख लीजिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देख लीजिए, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा। कंप्लीट जिस तरीके का होता है ना, उसका सेफरनाइजेशन जिस तरीके का, अब सेफरन कोई बुरा शब्द नहीं, जो संघीकरण कही है उसको, उस संघीकरण के लिए आपको नया शब्द ढूंढना पड़ेगा कोई। तो आज जो राहुल गांधी केरला के अंदर जो बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट जो आपने जिक्र किया वो है कि वो जोश क्या था। राहुल के यहां वो कोचिंग नहीं दी जाती मोदी मोदी कैसे कर रहा है, लेकिन आपने वो जोश दिखाया, लोग कैसे चीयर कर रहे थे उन बातों को। वो जो चीयरिंग है नीचे से, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको चुनाव का माहौल भी बताती है, वो आपको इंस्टेंट कनेक्ट भी बताती है, और वो ये भी बताती है कि आप ठीक एजेंडे पे जा रहे हो। तो जो केरल के अंदर राहुल कैंपेन कर रहे हैं, वो अकेले मोदी को टारगेट नहीं कर रहे, इक्वली वो एलडीएफ को भी टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को वो क्या कह रहे हैं, उसके पीछे मुख्यमंत्री वजह है वो जो कह रहे हैं, मैं केरल से चुनाव के बीच से लौटे हुए कुछ लोगों से बातचीत किया, जो केरल में एक एक हफ्ते का 10 दिन का प्रवास करके आए हैं, लौटे हैं। यहां तक कि मैं ये भी कहूं कि कांग्रेस से भी कुछ लोग हैं, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो वहां पर हफ्ता 10 दिन 12 दिन का प्रवास करके लौटे हैं, ब्रेक में आते हैं, 2 दिन के लिए, फिर जाना है, अगला लीडर जाएगा। उनका इनपुट क्या है, और ऐसा इनपुट वो कोई थर्ड पर्सन से नहीं, भाजपा और कांग्रेस में मोदी जी के आने के बाद तो हो गया ना कि रंजिश है, बैर ऐसा है कि मतलब शत्रु भाव ऐसा है कि जान लेने पे आमादा है। नहीं तो बहुतों में आपस में बड़े अच्छे संबंध है। राहुल गांधी ने कई बार संसद में कहा है कि राजनाथ सिंह है या फला है, ये हमको देखते थे तो हमसे हाथ मिलाते थे, मिलते थे, लेकिन वो अब सामने पड़ने पर चेक करते हैं कहीं आसपास मोदी या अमित शाह तो नहीं देख रहे हैं, तो अब वो डरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जिनके संबंध है। तो जिन नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, वो बीजेपी के नेताओं द्वारा बताए गए इनपुट के आधार पर, वो साथ एक ही होटल में पता चला रुके हैं तो बातचीत हुई। मोदी और भाजपा का जो केरल का मिशन है, वो अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं है, वो मिशन है कांग्रेस की सरकार न बने इसके लिए। इसलिए एलडीएफ पर हमला अगर जो कह रहे हैं राहुल गांधी, उसमें लॉजिक है। देखिए, मैं बी टीम सी टीम इस मामले में नहीं यकीन करता कि लेफ्ट बीजेपी की बी टीम बन जाएगी या सी टीम बन जाएगी, लेकिन इतना जरूर मानिए कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस को रोकने के लिए एक छोटे से समय के लिए किसी को भी वो क्या कहते हैं कि अपना बना सकते हैं, मतलब वो भी चलो कुछ दिन हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तो वो इनडायरेक्टली कांग्रेस को लाने से, सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, महत्वपूर्ण विषय है जो राहुल ने कहा। मैं एक क्लिप और सुना दूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। एक क्लिप और सुनाइए जरा, अगली। Can you imagine that Donald Trump tweeted that the Prime Minister of India calls him sir? നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റിൽ എഴുതി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ സർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. He abuses the Prime Minister of India whenever he feels like. നരേന്ദ്രമോദിയെ എപ്പോ വേണമെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവഹേളിക്കുകയാണ്. And publicly says that he can destroy Narendra Modi anytime he wants. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ഒന്ന് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നരേന്ദ്രമോദിയെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. The sad thing is that he's telling the truth. ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, സത്യം വെളിവാക്കുന്നത് എന്നാണ്. He has full control of Narendra Modi. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. Why? Because 3.5 million Epstein files are yet to be released, and Trump can decide whether they're going to be released or not. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ? ഇനിയും 3.5 ദശലക്ഷം എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട്. അത് എപ്പോ പുറത്തുവിടണമെന്ന് ട്രംപിന് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. The secret of our Prime Minister's character is in those files. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ രഹസ്യം ആ ഫയലുകളിലാണുള്ളത്. And Donald Trump knows that. അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് നന്നായി അറിയാം. The second control that Donald Trump has on Mr. Modi is Adani. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മോദിയുടെ മേലുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ അദാനിയാണ്. Adani is not an ordinary company. അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ കമ്പനി അല്ല. Nobody does something for nothing in business. ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടാതെ ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നും, വ്യവസായത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല.
And Adani has been given access to every single Indian business. Airports, ports, cement, infrastructure, solar, wind, every business has been handed over to Adani. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും, അത് എയർപോർട്ടുകളാകട്ടെ, തുറമുഖങ്ങളാകട്ടെ, വിൻഡ് എനർജി ആവട്ടെ, സൗരോർജ്ജമാകട്ടെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാം അദാനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. This was not done for free. ഇത് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തതല്ല. Adani is the financial system of the BJP. അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് ബിജെപിയുടെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനമാണ്. And Donald Trump understands this. അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. And that is why there is a case against Mr. Adani, criminal case in the United States. അതുകൊണ്ടാണ് അദാനിക്കെതിരെ അമേരിക്കയിൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് ഉള്ളത്. Adani cannot go to the United States. Adani cannot go to the Europe because he's scared of getting arrested. അദാനിക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അദാനിക്ക് യൂറോപ്പിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ്. But Adani is not the target. Modi is the target. പക്ഷേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദാനി അല്ല, അവരുടെ ലക്ഷ്യം നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. In fact, don't even see these two as different. They are the same thing. ഒരർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അദാനിയെ മോദിയെ രണ്ടായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ തന്നെയാണ്. Modi, Adani, Modani is the same thing. മോദി അദാനി അല്ല, മോദാനി. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. And you know this and Donald Trump knows this. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതുപോലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഈ കാര്യം അറിയാം. That is why when he picks up the phone and tells Modi, you go to Israel, Modi goes straight to Israel. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് മോദിയോട് പറയുന്നു, മോദി ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ മോദി ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോകും. That is why when Donald Trump says you will sign the US deal, Modi signs the US deal. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴാണോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വ്യാപാര കരാർ ഒപ്പിട്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ നരേന്ദ്രമോദി. थोड़ा लंबा हो जा रहा है इंग्लिश और फिर मलयालम में, लेकिन समझिएगा, मतलब जो दर्शक थोड़ा नाराज हो रहे होंगे कि वो हमारी कई बार हम हटाते हैं, जानबूझकर आज नहीं हटाया, कि हमारे ही देश की भाषा है। यही सब तो भाव, जब भाषाओं से हमको चिढ़ होने लगे तो यही भाव तो भरा जा रहा है 12 साल से। भाषा से चिढ़ो, कपड़े से चिढ़ो, धर्म से चिढ़ो, जाति से चिढ़ो, नहीं चिढ़ना है। हमारे देश की भाषा है। हम केरल जाते हैं, वो लोग हमारी हिंदी समझते हैं। हिंदी में मैं तो गया था तो मैं तो मलयालम नहीं बोल पाता, अंग्रेजी ऐसी बोलता हूँ कि मांगूंगा पानी दे देंगे खाना, तो मैं हिंदी में ही बोला। 6 दिन रहा, हिंदी में बात किया, हिंदी में सब हमसे बात किए लोग, हिंदी में ही हम वहां कंफर्टेबल रहे, इसलिए सुना रहे हैं। हेमंत भाई, इस क्लिप में बहुत कुछ था। यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अडानी गिरफ्तार हो जाएंगे, मोडानी है, लेकिन बड़ी बात ये कि जो फाइलें बची हुई हैं, आनी जो फाइलें अभी बची हैं उसमें बहुत कुछ है। वो अगर आ गई तो उसमें साहेब फंस जाएंगे बुरी तरह। अभी तो नाम आया है, उसमें काम भी आ जाएगा। आशीष भाई देखिए, उस कहानी को ही बचाने का तो सारा खेल चल रहा है। वो जो सारी फाइलें हैं वो ना आए। ये ईरान युद्ध क्या है आपके ख्याल से? कुछ और है क्या? ये जो जिसको सर कहते हो वो भाई साहब भी फंसे हुए हैं, वो और ज्यादा जघन्य चीजों में फंसे हुए हैं। इसीलिए यूएस कांग्रेस द्वारा कानून बनाने के बावजूद भी आधी से ज्यादा फाइलें अभी तक रिलीज नहीं हुई। उस समय को जाए हुए भी 1 महीने से ऊपर बीत गया, 1.5-2 महीना हो गया। उसी से बचने के लिए तो ये ईरान पे अटैक किया गया, उसके अलावा तो कोई कारण था नहीं। तो वो भाई साहब अपनी जान बचा रहे हैं, और उस जान बचाने के चक्कर में कईयों की और की भी जान बच रही है, जो राहुल गांधी बता रहे हैं। देखिए आशीष भाई, जो कुछ राहुल गांधी ने इस टेप में कहा, इस क्लिप में कहा, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस देश के लोगों को नहीं पता। लेकिन खास चीज क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। जब आप एक कहानी के तौर पर कोई चीज प्रस्तुत करते हो तो हर आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है। आपने देखा किस तरीके से वो बता रहे थे कि इजराइल जाना है तो इजराइल चले जाओ, वहां जाना है तो वहां चले जाओ, डील करनी है तो ये चले जाओ, अडानी कौन है, ये है, क्यों नहीं यूरोप जा सकता, ये बात है। अडानी और मोदी को मिलाकर के मोदानी कैसे सारे बिजनेस दे दिए गए। इनमें से कोई भी चीज नया रहस्योद्घाटन नहीं है, उसके बावजूद भी लोग उसको रेलिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, और हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग की एक परंपरा है। जब उस सारे को बताते हुए एक गंभीर बात पे आए, एप्स्टीन पे, तो अल्टीमेटली तो कहानी वही जाके टिकती है जिसमें ट्रंप भी फंसा हुआ है। उसी के कारण वो कंप्रोमाइज है, और जिन जिन से उसको काम है उन सबको कंप्रोमाइज करने की फिराक में है वो। ठीक, वरना मुझे एक बात है, आप मेरी आपकी किसी बात पे अदावत होगी, रहे तो कि हम साथी पत्रकार भाई रहेंगे ना, तो आप ये बात कभी सोच सकते, ना मैं कभी ये बात कह सकता
कि हम उसका कैरियर खत्म कर दें। क्यों कहा ट्रंप ने ये? मोदी जी तो वहां जाके चुनाव लड़ नहीं सकते, ना ट्रंप को यहां के चुनाव लड़ना। उसने ये बात 2 बार कैसे कही, कभी सोचा आपने? बड़बोला है वो, ठीक बात है। उसके अलावा केवल और केवल, देखिए कुछ लोग होते हैं जो अंदर खाने डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेसी के जरिए ब्लैकमेलिंग करते हैं बहुत लोग। जो ताकतवर होगा वो अपने से कमजोर को ब्लैकमेल करता है। पहला शख्स है दुनिया की राजनीति के अंदर जो कैमरे पर सरेआम अपना कितना ही करीबी सहयोगी हो, कोई कितना ही सर कहता हो, कुछ भी करता हो, अब की बार ट्रंप सरकार कहता हो, नमस्ते ट्रंप करता हो भारत में बुला करके कोविड के समय में, उसके बारे में ये कहना कि मैं उसका कैरियर समाप्त कर सकता हूं, मैं करना नहीं चाहता। और ये एक बार नहीं, उस आदमी ने 2 बार कहा। अगर उसको एक इफेक्टिव स्नब आपने कर दिया होता, क्या आपको लगता है उसकी दोबारा हिम्मत होती? लेकिन इफेक्टिव स्नब करने के लिए आपको 56 इंची सीना बताना नहीं होता, आपका 56 इंची सीना होना होता है। निक्सन के साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया था याद है? आज तक उस बात के उदाहरण दिए जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया, 3 अलग अलग रेफरेंसेस। और कभी उसने अपने मुंह से इंदिरा गांधी ने यह बात नहीं की कि मैंने ये कर दिया। मीडिया रिपोर्टेड, रिपोर्ट किसने, कौन सा मीडिया? यूएस मीडिया रिपोर्टेड। यूएस मीडिया उसी जो है किसिंजर विदेश मंत्री जो था आज का जो है मार्को रूबियो, वो मार्को रूबियो वाली जगह पे किसिंजर था निक्सन के समय। किसिंजर ने बताया कि हमारे जैसे आज की तारीख में मार्को रूबियो अगर ये लिखे कि मोदी जी आए थे और बहुत बेइज्जत करके ट्रंप हो गए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन ये तो मतलब मैंने कह दिया है, आप दिल पे मत लीजिएगा, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। उस समय के रूबियो ने मतलब किसिंजर ने बताया कि इंदिरा गांधी ने, किताब है किसिंजर की, तो बुक है, उस बुक में तो उस आदमी ने, वो आदमी भारत का घोर विरोधी था, भयंकर घोर विरोधी, निक्सन से भी ज्यादा जाहिल था। और मोदी जी उससे मिलके आए थे, आपको ध्यान है वो ऐतिहासिक फोटो, जो भारत का इतना खतरनाक हद तक शत्रु था, शत्रु भाव रखता था भारत के साथ, और मोदी जी उसके साथ फोटो खिंचवा के। तो मोदी जी का राष्ट्र प्रेम तो पूरी दुनिया में वो है। लेकिन आशीष भाई दिक्कत पता है क्या है? आप पहली बात तो किसी की बिना बात सुन के क्यों आओ, कोई आपको सुलह कैसे दे, पहली बात तो ये होनी चाहिए। आपको मैंने बताया आज सुबह चर्चा में, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी, ट्रंप ने क्या बकवास की थी। वो अंग्रेजी में वो शब्द कहना जरूरी नहीं है, वो सभ्यता की दास से बाहर है, क्योंकि वो उसकी अब्यूसिव भाषा है। उसने कहा था कि उसको मेरी चाटुकारिता करनी पड़ेगी, मैं सभ्य भाषा में बता रहा हूं, अदरवाइज तो ही वाज सेइंग समथिंग, ही वाज किसिंग माय डैश और व्हाटएवर। उसने कुछ नहीं किया, जवाब नहीं दिया उसने चुपके से क्या किया, अमेरिका के साथ आपको पता है सऊदी का पैक्ट है, सारी बात है, उसने चुपके से अमेरिका को बिना बताए यूक्रेन के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया। अमेरिका पागल हुआ फिर रहा है। और जब रूबियो ने उससे बात की एमबीएस से, उसने कहा कि साहब ये क्या कर लिया आपने, हमारा आपका है और आपने बताया नहीं। उसने कहा कि नहीं, ये जो खाड़ी युद्ध चल रहा है ईरान का, इसमें आपने हमारी एस्टेसी करवा दी और आप हमारी सुरक्षा नहीं कर पाए, हमें आपके बेसिस की सुरक्षा करनी पड़ रही है, इसलिए हमने अपनी फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हितों में हमने यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट कर लिया। इसको अगर आप गाली का बदला गाली से नहीं दे सकते, तो इस तरीके से भी टैक्ट किया जा सकता है। ट्रंप 20 जनवरी से लेकर के आज तक उसने भारत के साथ क्या क्या नहीं किया, अगर आप याद कर लो तो एक बार शर्म से सिर झुक जाएगा एज ए हिंदुस्तानी। भारत के प्रधानमंत्री का कैरियर वो खराब कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी तेज अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी वो बता सकता है, इतने बड़े सॉवरेन राष्ट्र को पॉलिसी बता सकता है और लागू करवा सकता है। माफ कीजिएगा मैं कड़वा शब्द कह रहा हूं, बता नहीं सकता, लागू भी हुई। ईरान से तेल बंद हुआ, चबाहर से आउट हुए, रशिया से तेल बंद हुआ, रशिया से तेल दोबारा शुरू हुआ। तो ये क्या है? दिस इज कंप्लीट सरेंडर। कोई माने से मत माने, आपके पोमेरियन नहीं बताएंगे ये बात। लेकिन और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह की परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में पूरी दुनिया को पता है हमला होने वाला है और आप मेडल पहनने के लिए इजराइल गए। तो जो राहुल गांधी जो भी ये बातें कह रहे हैं, इनमें से कोई अतिशोक्तिपूर्ण नहीं है, ये सारी तथ्य आधारित है। केवल सवाल यह है कि चूंकि इस पोमेरियन मीडिया ने देश की आंखें खोलने की बजाय उस पर हरा चश्मा लगाने का काम किया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इन चीजों से अनभिज्ञ है। ये बातें सामने भी आएंगी, मोदी जी की असलियत भी सामने आएगी। आप मुझे ये बताइए, इतिहास में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी असलियत सामने नहीं आई? सब क्या आई, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। समय का फेर है, समय का पहिया बदलता है और समय का पहिया अब भी बदलेगा।
आप ठीक है, ज्ञानेश गुप्ता है, आप कीजिए खेल जो करना है। सदा तो नहीं, सदा तो लंकेश की भी सत्ता नहीं रही, जिनकी आप पता नहीं किवदंतियां क्या क्या है। तो केवल सोचना भाजपा को और आरएसएस को एक ही बात चाहिए कि इनके बाद आपको इस देश में सर्वाइव भी करना है कि नहीं करना है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जर्मनी वाला काम हो जाए। जर्मनी में थे ना एक विश्व विजेता, उनकी पार्टी का मेंबर नहीं मिला था, पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं, दिशा उसका नाम आपकी भी है लेना, तो उसका नाम भी लेना अपराध के समान है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। बस चश्मे का रंग बदलिए, चश्मे का रंग हरा नहीं है, सैफरान कर दिया है सब, इन सब ने भगवा कर दिया। चश्मे का हाँ। हरे में तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला लाइए, अगली क्लिप लाइए। वक्त हो गया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमारी We मजबूरी are समझिए। committed to protect the people of Kerala and to give them a vision for the future. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ദർശനവും കാഴ്ചപ്പാടും നൽകുകയും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത. The LDF has no answer to the brain drain that is taking place in Kerala. കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്, കേരളത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നതിന് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. It has no answer to the unemployment problem that you're facing. നമ്മൾ നേരിടുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ എൽഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. And we are going into an unstable time, a dangerous time. You can see what is going on in the Middle East. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ അസ്ഥിരമായ, വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ്. എന്താണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മധ്യേഷ്യയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Fuel prices are going to rise, inflation is going to increase, and both Narendra Modi and the Chief Minister of Kerala have no idea what to do. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇന്ധനവില കുതിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ്, നാണയപ്പെരുപ്പം കൂടുവാൻ പോവുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. So our first step is going to be to provide protection to the people of Kerala. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന. एक अगली इसी पर वो सुनवा दीजिए जरा, राहुल के साथ क्या क्या किया है मोदी जी ने, वो सुन लीजिए। सबको पता है, लेकिन आज राहुल ने अपने मुंह से बताया है। I'm standing here in front of you. I'm out on bail. Narendra Modi took away my house, cancelled my Lok Sabha membership. I was interrogated for 55 hours by ED because I opposed Narendra Modi and the RSS. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജാമ്യത്തിലാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കെതിരെ 36 കേസുകളുണ്ട്. എന്റെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം അവർ അയോഗ്യമാക്കി, എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി അവരെടുത്തു മാറ്റി. ഇതെല്ലാം ഞാൻ BJPക്കും RSSനും എതിരെ പോരാടുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇത് ചെയ്യുന്നത്. I oppose the BJP because they divide India, they spread hatred, they spread anger in our country. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് BJP എതിർക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അവർ ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അവർ ഈ രാജ്യത്ത് വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നത് കൊണ്ട്, ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ദേഷ്യം, കോപം പകർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ BJP എതിർക്കുന്നത്. हेट, एंगर एंड डिवीजन, ये जो है इसी का दिन रात मोदी जी करते हैं रिवीजन। ये आप, मैं इस चारों क्लिप में एक और भी फर्क देखा हूं, फाइनल इसी पर टिप्पणी। जैसे राहुल ने भाषण दिया है, मोदी जी के सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा दीजिए। राहुल ने कहीं नीचे भी नहीं, पन्ना भी नहीं पढ़ा है, नीचे भी पन्ना की देख के पन्ना पढ़ने, टेलीप्रॉम्प्टर हटा दीजिए। टेलीप्रॉम्प्टर हटाने के बाद हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में भाषण दिलवा दो, जहां पर कहीं फ्लो टूटने नहीं है, जहां हिंदी बोलनी है। और अगर ऐसे प्रदेश में आप खड़ा कर दिए, केरल तमिलनाडु जैसे प्रदेश में, जहां पर 2 लाइन बोलना है आपको, उसके बाद फिर उसका अनुवाद होगा और फिर आपको आगे बोलना है। नरेंद्र मोदी इंट्रो क्या दे पाएंगे हेमंत भाई? आशीष भाई देखिए, कुछ भी जमानत कहिए, तो मिल गई, उनका इंट्रो भी हो पाएगा। मैं तो ये देख रहा था। नहीं वो ऐसा ऐसे पता है, और दुनिया में सबसे अच्छा, सब ये मजाक, कितना भद्दा मजाक है, दुनिया में सबसे बड़ा वक्ता कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसमें कहां शक है? नहीं, ये देखिए, आप बायस्ड अप्रोच मत रखिए, देखिए गलत बात। जो व्यक्ति एक भी वाक्य, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने रोहिणी में देखा, आपने दिखाया भी था। हाँ। रोहिणी में देखा, और तमाम ऐसे कार्यक्रमों के अंदर के बीजेपी का, पार्टी का कार्यक्रम है, उद्घाटन का कार्यक्रम है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम है,
जहां पे रूटीन में सारे मंच पर आपके ही लोग हैं और टेलीप्रॉम्प्टर बोल गया बीच में, तो जो फ्लो था वो एकदम वहीं पे रुक के खड़ा हो गया 1-1.5 मिनट तक। पूरे देश में ट्रोलिंग हुई। मोदी जी इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं, ये देख लेना पड़ेगा आपको। पहली बात तो ये एक आर्ट है। लाओ मैं आपको रखता हूं, आप तो हालांकि टीवी के आदमी हो, आपके सामने में टेलीप्रॉम्प्टर रख दूं, आप नहीं पढ़ सकते उसको। मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता। प्रोग्राम न कर पाए हम लोग। मैं आप उसमें कितना ही बड़े फॉन्ट में लिख दीजिएगा, मैं एक वाक्य नहीं पढ़ सकता टेलीप्रॉम्प्टर में से। हालांकि हमने 25 साल टीवी पे भी एज ए पैनलिस्ट जगह काम किया, लेकिन नहीं कर सकता। मोदी जी ने इस आर्ट को तो चैंपियन किया है ना, आप मानेंगे ना इस बात को। और कमाल देखिए, जो व्यक्ति एक लाइन अपने मन से नहीं बोलता वो दुनिया का बेस्ट ऑरेटर इस्टेब्लिश कर दिया। इस्टेब्लिश, ये है ताकत मार्केटिंग की। आप इसको छोटा मानते हैं, तो मोदी जी जो कुछ है एक ब्रांड के तौर पर, वो एक मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, आप उसको समझिए। और उसको कितनी तपस्या की होगी उन्होंने उस लेवल तक जाने के लिए। ये हार्डवर्क की कमी थोड़ी है। वो ठीक तो कहते हैं कि हार्वर्ड से मुझे क्या लेना है, तो हार्डवर्क की बात करो। तो हार्डवर्क उन्होंने इस काम में किया है। कुल मिलाकर के जो ये जितनी भी ब्रांड इमेज थी, वो धीरे धीरे उसका एक शेल्फ लाइफ जो मैं बता रहा हूं, उसकी रिवर्स काउंटिंग शुरू है। और जस्ट इज ए मैटर ऑफ टाइम, 1-2 साल, इससे ज्यादा मामला चलेगा नहीं। और उसके बाद ये सारा जो आपने पहाड़ बना रखा है ना, ये आपको भरभरा के गिरता दिखाई देगा। केवल इंतजार करना पड़ेगा। जो आपकी 56 इंची छवि थी, मजबूत प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में डंका, विश्व गुरु, पूछे बिना पत्ता नहीं हिलता, क्या क्या बताते हैं राजनाथ सिंह, माननीय सरदार पटेल जी, छोटे वाले गृह मंत्री जी जो बताते हैं अपने आप को। कमाल की जो मार्केटिंग की गई थी, आज पूरा देश उसको देख रहा है कि यार ये वाक्य में थे क्या और क्या बता दिया। और जो राहुल ने ये कहा ना कि हम सारा बताएंगे उनको सामने ला करके लोगों के, तो वो सामने पता लगेगा। अभी तो एक बार ये ईरान का युद्ध निपट जाए, फिर तो अमेरिकन कांग्रेस ये तय करेगी कि वो एप्स्टीन की फाइलें जो है उनका क्या होगा। हो सकता है कुछ चीजें बाहर से होनी हो, कुछ चीजें अंदर से होनी हो, लेकिन आने वाला समय निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। और उसी की तैयारियां कर रहे हैं सारी की सारी मीडिया की, जो कुछ चल रहा है ना आजकल कि सोशल मीडिया से ये हटाओ, 1 घंटे के अंदर करो, फला करो, वो सारी उसी आने वाले समय की चुनौतियां की तैयारियां हैं। मोदी जी उन चुनौतियों को पक्का ध्यान रखते हैं। जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें हैं, उन पे उनका पूरा ध्यान है और उसकी पेशबंदी लगातार जारी है, ये मान करके चलिए। इस सच तो आएगा। इस सच को देखिए आप दबा ही नहीं सकते। आज आवे कल आवे, हमारे रहते आवे, हम लोग ना रहे तब आवे, लेकिन सच तो आएगा। और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक सबूत दिखा देता हूं चलते चलते कार्यक्रम में। एक स्क्रीनशॉट है, दिखाइए जरा। अतुल लोंडे पाटिल ने डाला है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है किसने डाला है। बच्चों को भी सच्चाई दिखाने से रोकते हैं, कैसे महामानव हैं, वीडियो से डरते हैं। ये खबर क्या है? दरअसल जेवर वाला भी इवेंट आप सबको याद होगा। जेवर वाले इवेंट में गलगोटिया और सब कॉलेजों से बच्चों को ले जाया गया था। उसमें एक बच्ची थी, उस बच्ची ने बना वीडियो डाल दिया कि हम स्कूल जाएं चाहे ना जाएं, यहाँ जाना जरूरी है। और बड़ा बढ़िया वो पूरा वीडियो भी है। वीडियो क्लिप हम नहीं दिखा रहे हैं, जो आपको वीडियो साइट जिसमें मोदी जी उसमें दिख रहे हैं ना विंडो में, वो उसी का बनाया हुआ रील टाइप का था। 40-40 सेकंड का था, वो है इसमें, लेकिन हमने स्क्रीनशॉट दिखाया। उसने डाल दिया कि कैसे कैसे ले जाएंगे और क्या ड्रामा हुआ। और जब आप जो दाहिने तरफ देख रहे हैं काले रंग के स्क्रीनशॉट को, उसमें देखिए क्या किया गया है। बिकॉज ऑफ लीगल रिक्वेस्ट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर पोस्ट। उसकी पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करवा दिया गया। यही है यहाँ पर, यही है सच। बताइए, स्कूल के बच्चे बांध करके, मतलब बंधक बना करके, बंधक बनाना हुआ, उनको रैली में लाओगे, वो अपने विचार रख दें, तुम्हारा सच बता दें, तो उनका वीडियो डिलीट करवा दो। मतलब कोई देश जान न पावे कि 56 इंच का जो इवेंट, 56 इंच की छाती, 112 इंच का इवेंट चल रहा है, इसका कोई सच न जान पावे, बच्चे सच न बता पावे। उनको बनना होगा ही अंधभक्त, उनको अंधभक्त जबरन बनाओगे। ये जिस टाइप से हो रहा है ना कि ये बच्चों की अभिव्यक्ति, उन्होंने सच बता दिया, ये करवा दिया। कायदे से बताएं, अगर कानून का राज होता तो मुकदमा इन सब पर होता। ये बंधक बना के ले गए थे बच्चों को। कितने मुकदमे होते, इतने बच्चे बंधक बना के ले जाए गए थे। लेकिन यहां पर सच बता दो तो मुकदमा हो जाएगा, सच बता दो तो मुकदमा हो जाएगा। खैर, हमको इजाजत दीजिए। सच तो बहुत है, सच तो इतना है
कि झूठ इनका 5 दिन चलेगा और इनका सच बताओ तो 5 साल कम पड़ेगा। खाली हम खाना खा लें, बीच में पानी पी लो, सच बताते रहे बैठ के, हम हेमंत भाई भाऊ सब बैठ जाएं तो 5 साल बताएंगे। खाली बीच में खाना पानी खा लें बस, तो 5 साल कम पड़ जाएगा मुझे लगता है इनके बारे में सच बताने में। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अभी। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।